दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर आज आपको मैं स्वाधीनता की लड़ाई, उसके बाद के हालात और आज का परिदृश्य, इन तीनों से जुड़ी एक कहानी के माध्यम से कुछ बातें कहना चाहता हूं। दोस्तों, आज के जो हमारे सत्ताधारी हैं और उन सत्ताधारियों के बहुत सारे जो ज्ञानी ज्ञानी विद इन द कोर्ट जो समर्थक हैं, अक्सर इन दिनों कहा करते हैं कि आज़ादी इतने बरस पहले मिली, 1947 में अंग्रेजों ने हैंड ओवर कर दी, उसके लिए कोई प्रयास तो जैसे मानो हुआ ही ना हो। और इतने साल भारत की हालत बहुत ख़राब रही। वो तो भारत को असली आज़ादी 1947 में नहीं, 2014 में मिली। और हालात भारत के ठीक होने लगे 2014 के बाद, इसके पहले तो कुछ हुआ ही नहीं। भारत को एक मजबूत राष्ट्र राज्य जो है 2014 के बाद से बनाया जाने लगा। इसके पहले तो बहुत बुरा हाल था, क्या आज़ादी थी। इस तरह की टिप्पणियां ऐसे लोग खास तौर पे किया करते हैं जिन्होंने इतिहास कभी नहीं पढ़ा। मैं फिल्म जगत या कला जगत के लोगों की बड़ी इज्जत करता हूं, लेकिन दोस्तों, फिल्म जगत से आए हुए कई ऐसे लोग हैं जो मौजूदा सत्ताधारियों के न केवल करीब हैं बल्कि सत्ताधारी संरचना का हिस्सा भी अब बन चुके हैं। ऐसे लोग तो क्या क्या कहते हैं आज़ादी के बारे में, उस समय की लड़ाई को नेतृत्व देने वाले, बाद में सरकार चलाने वाले लोगों के बारे में। कोई सिरफिरा भी ऐसी बातें नहीं कहता जैसी जिस तरह की बातें वो लोग कहते हैं। नेहरू की निंदा में वो इस तरह से डूब जाते हैं कि पूरी आज़ादी के हमारे महान जो संघर्षशील नेता हैं, जो नेतृत्व है, सबको खारिज करने लगते हैं। वो भूल जाते हैं कि इस भारत नाम के राष्ट्र राज्य की स्थापना न सिर्फ ब्रिटिशर्स से लड़ाई करके, संघर्ष करके हुई, बल्कि अपने देश के जो राजे थे, महाराजे थे, रियासतें थीं, उनसे भी बहुत जूझना पड़ा था, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी थी। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी ही जद्दोजहद की कहानी आपके सामने पेश करता हूं। आपको मैं बताऊं कि आज़ादी मिलने की तारीख लगभग तय हो चुकी थी और भारत के जो नेता थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जितने बड़े नेता थे, और उनके साथ जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, वीपी मेनन साहब, ये तमाम नेता जो हैं वो जुट गए थे कि किस तरह से ज़्यादा रियासतों को, ज़्यादा राजे रजवाड़ों को अपने साथ मिलाया जाए। क्योंकि जो शर्तें रखी गई थीं उसमें एक तरह से उनको फ्री किया गया था कि वो किसी भी तरफ जा सकते हैं। यानी वो पाकिस्तान में भी मिल सकते हैं, वे भारत के साथ रह सकते हैं, और वे आज़ाद रहने का भी ऑप्शन आजमा सकते हैं। ये ब्रिटिशर्स ने अजीब खेल खेला था। तो दोस्तों, अगर आप देखें तो बहुत सारे राजे रजवाड़े ऐसे थे जो रिलक्टेंट थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे ऐसे थे, बिल्कुल नहीं। बहुत सारे लोगों ने भारत में विलीन करने को, अपनी सत्ता, वो तैयार हो गए थे। लेकिन आखिर तक बहुत सारे लोगों को परसू किया गया था, लेकिन आखिर तक जो राजे रजवाड़े, जो बड़ी रियासतें जो भारत में मर्ज करने को तैयार नहीं हो रही थी, वो कौन कौन थी? वो दोस्तों 5 थी, बहुत महत्वपूर्ण। जैसा एक को तो आप जानते ही हैं, जम्मू कश्मीर, बहुत रिलक्टेंट थे वहाँ के राजा महाराजा हरि सिंह। और इसके अलावा दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण रियासत थी हैदराबाद, जहाँ के नवाब साहब बिल्कुल नहीं चाहते थे। इसके अलावा एक और रियासत थी जूनागढ़ गुजरात की, जहाँ पर जनता तो चाहती थी लेकिन नवाब नहीं चाहता था। और इसके अलावा दोस्तों, ट्रावनकोर, केरल के बारे में आप जानते ही हैं, ट्रावनकोर, वहाँ के भी राजा नहीं चाहते थे। और इसके अलावा दोस्तों, भोपाल के नवाब और जोधपुर, राजस्थान के जो महाराजा थे हनुमंत सिंह, वो भी नहीं चाहते थे। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है। तो बहुत सारी कहानियां आप जानते हैं, लेकिन मैं आपको आज जोधपुर की कहानी सुनाना चाहता हूँ। जोधपुर बिल्कुल दिल्ली के पास है,
लेकिन बहुत सारे लोग दिल्ली के पास वाले भी जोधपुर की कहानी नहीं जानते, और मैं संयोगवश जोधपुर से लौटा हूँ, आज ही लौटा। तो जोधपुर की जो कहानी है वो बड़ी मेरे मेरे दिमाग में बहुत यूं कहा जाए कि अचानक बिल्कुल नए रूप में सामने आई है। वहाँ के लोगों से बातचीत करते हुए, पुराने बुजुर्ग लोगों से, कुछ इतिहास को जानने वाले लोगों से, कुछ आम लोगों से, और कुछ वे लोग जो राज दरबार से इनडायरेक्टली एसोसिएटेड थे, ऐसे लोगों से। तो ऐसे लोगों से बातचीत करके मुझे बहुत सारी नई चीजें पता चली। तो दोस्तों, और सब राजा महाराजाओं के बारे में तो आप जानते हैं कि कैसे जम्मू कश्मीर में एक्सेशन का इंस्ट्रूमेंट साइन हुआ, और तब जाकर भारतीय सेना ने टेक ओवर किया वहां, और हालात बदले। इसके अलावा हैदराबाद में तो आप जानते हैं कि आर्मी भेजनी पड़ी थी, सेना की टुकड़ी उतरी थी वहां। जूनागढ़ में जनमत संग्रह हुआ, और भोपाल को अंततः सरेंडर करना पड़ा, उनको भी बात माननी पड़ी। जोधपुर के जो महाराजा हनुमंत सिंह थे, वो आखिर आखिर तक भारत में मिलने को तैयार नहीं थे। आनाकानी करते रहे, टाल मटोल करते रहे, दौड़ाते रहे लोगों को, कभी दिल्ली आए, कभी जोधपुर जाए, कभी कहीं रहे, वो इस तरह से करते रहे। बहुत ताकतवर महाराजा थे, और उनके पिता का निधन कुछ ही समय पहले हुआ था। उन्होंने टेक ओवर किया था, बहुत नौजवान थे। तो चालाक तो बहुत थे, स्ट्रेटजिस्ट तो बहुत जबरदस्त थे वो, लेकिन अनुभवहीनता थी, अनुभव नहीं था। शायद उनको ये अंदाज नहीं था कि भारत की जो राज्य सत्ता है, जो जो मिलने जा रही है, वो कितनी ताकतवर होगी, और लॉर्ड माउंटबेटन से भारत के जो भावी सत्ताधारी थे उनके इक्वेशंस क्या हैं, इन चीजों के बारे में उनको जानकारी शायद नहीं थी। अल्टीमेटली दोस्तों, हुआ ये कि महाराजा ने जैसलमेर के राजा को भी पटा लिया था, दोनों पड़ोस के थे बिल्कुल, और बहुत बड़ी रियासत जोधपुर की थी, और बहुत पुरानी। अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो 500 से भी ज्यादा, 550 600 वर्ष का इतिहास है। और डायरेक्ट यानी राव जोधा के समय से लेकर आज तक अगर देखा जाए तो, लेकिन इसके पहले भी इस रियासत के रिश्ते या इसका इतिहास और लंबा जोड़ा जाता है। लेकिन दोस्तों, जोधपुर के जो राजा थे हनुमंत सिंह, उन्होंने दिल्ली में आकर एक बहुत विचित्र घटना को अंजाम दिया, और जैसलमेर के भी राजा साथ में थे। इन दोनों ने एक गुप्त बैठक जिन्ना साहब के साथ की। ये 15 अगस्त से पहले की बात, 14 अगस्त से भी पहले की बात मैं बता रहा हूं। और वो जो गुप्त बैठक थी वो दिल्ली में हुई थी। लेकिन वीपी मेनन साहब जो स्टेट सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और राज्यों को भारत में, यानी जो शाही राज थे, जो रॉयल्टी थी, जो 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 राज दरबार थे, इनको भारत में मिलाने की जिम्मेदारी जिन दो प्रमुख लोगों के हाथ में थी, जवाहरलाल नेहरू ने सौंपी थी जिन दो लोगों को, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन, और ओवरऑल निगरानी नेहरू कर रहे थे। तो वीपी मेनन इतने उस्ताद थे कि वो काम कर चुके थे वायसराय के साथ, और पूरी ब्रिटिश हुकूमत में वो एक बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत थे, एक ब्यूरोक्रेट के तौर पे। बहुत अनुभव था, बहुत बड़ा तंत्र उनका था, ऑफिशियल और व्यक्तिगत भी। उनको ये जानकारी मिल गई थी कि ये लोग कहां पर गुप्त बैठक कर रहे हैं, और बताया जाता है कि बैठक खत्म होने के साथ ही वो पहुंच गए कहीं आसपास या शायद उसी जगह, और उन्होंने दरखास्त की कि हम भी मिलना चाहते हैं राजा साहब से, महाराजा साहब से। अब फजियत बढ़ गई कि क्या किया जाए। फिर मुलाकात हुई, और मुलाकात में काफी परसू किया उन्होंने कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, और जो जो हनुमंत सिंह ने लॉजिक दी, उन सभी लॉजिक का उन्होंने एक बहुत ही तसल्ली बख्श जवाब दिया, और ये बात भी कह दी कि देखिए, आपको आज जिन्ना साहब की बातें अच्छी लग रही होंगी कि आपको पाकिस्तान में मिलने से या इंडिपेंडेंट रह करके काम करने से, पाकिस्तान से मिल करके और कोऑर्डिनेशन करके आपको हो सकता है बहुत अच्छा लग रहा हो, लेकिन ये प्रस्ताव जो जिन्ना साहब का आपको है वो एक धोखा है। अल्टीमेटली आपको वो मिला लेंगे पाकिस्तान में, और आप उनके अधीन हो जाएंगे। ये सब बातें उन्होंने पहले तो समझाई।
फिर उन्होंने जब बताया कि नहीं साहब, जिन्ना ने तो उनको एक ऐसे पेपर पर साइन करके देने को कह दिया है जिस पर सारी शर्तें वो जैसलमेर के महाराज और हमारी यानी जोधपुर महाराज दोनों की मानने को तैयार है। यानी अनसाइंड एक डॉक्यूमेंट, अरे सॉरी, साइंड डॉक्यूमेंट एक देने को तैयार हैं जिस पर कुछ भी लिखा नहीं रहेगा, केवल जिन्ना साहब के सिग्नेचर होंगे। और दोनों महाराजाओं को कह दिया गया है कि आप जो शर्तें कहेंगे वो हम मानने को तैयार हैं। मतलब आपका राजपाट बना रहेगा, आपका किले जो आपके हैं वो बने रहेंगे, आपके पास सारी संपत्ति रहेगी, आपकी संपत्ति को हम हस्तक्षेप उसमें कोई नहीं करेंगे, आपका कानून बना रहेगा, बस आप हमारी हमारा ओवरऑल जो है, हमारा जो एक छत्र राज है उसको आप स्वीकार कर लीजिए। इस तरह की बातें थी उसमें, शायद स्पेशल स्टेटस की बात भी थी। इस पर काफी किचकिच हुई और वीपी मेनन साहब ने इसमें इस्तेमाल किया लॉर्ड माउंटबेटन का, जो उस समय आप जानते हैं कि वो भारत अभी छोड़कर गए नहीं थे। और बताया जाता है संभवतः यह बात जो है 15 अगस्त से एक सप्ताह पहले की थी, कुछ ही दिन पहले की थी। और इस घटना के बारे में मैं कोई गप नहीं बता रहा हूँ, जोधपुर की गली के किसी एक व्यक्ति की कहानी ये नहीं है, किसी प्रोफेसर की, किसी इतिहासकार की कहानी नहीं है, वहाँ के लोकल, हालांकि ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं मिला, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये कहानी है कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर की, जो मशहूर किताब है फ्रीडम एट मिडनाइट। बहुत मशहूर किताब है। कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर ने जो किताब लिखी है, उस किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में बाकायदा ये आख्यान दर्ज है, ये पूरी की पूरी कथा दर्ज है। तो ऐसा नहीं है कि ये गप है, और फैक्चुअल सारा डेटा, सारा तथ्य और कहानी का एक एक सीक्वेंस उसमें मौजूद है। इस पर बताया जाता है कि वीपी मेनन ने लॉर्ड माउंटबेटन का सहयोग लिया, और लॉर्ड माउंटबेटन ने भी जो युवा महाराजा हनुमंत सिंह को जो समझाया, फिर उनकी न जाने क्या क्या उन्होंने समझाया, कैसे समझाया, कोई नहीं जानता। लेकिन ये बात सही है कि जोधपुर महाराजा को भारत के साथ मिलाने में जो बहुत दिनों तक वह आनाकानी करते आ रहे थे, उस पे न जाने क्या कारण है कि वीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन के अलावा एक अप्रत्यक्ष शक्ति का भी बहुत बड़ा योगदान था। और वो अप्रत्यक्ष जो न दिखाई देने वाली शक्ति थी, शख्सियत थी इस पूरे निगोशिएशन में, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। बताते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन ने और वीपी मेनन ने भी महाराजा हनुमंत सिंह को यह समझा दिया था कि सरदार पटेल आपसे बहुत नाराज हैं, इस कदर नाराज हैं कि अगर अब आपने आनाकानी ज्यादा दिन तक लगातार की तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। कुछ भी करने को तैयार का मतलब समझा जा सकता है, इस भाषा का क्या मतलब होता है। अब ठीक है कि आपकी आबादी 25 लाख की थी जोधपुर की, हो सकता है 25 लाख या 22 लाख के आसपास आबादी थी, आर्मी भी रही होगी, लेकिन जो भारत के पास ताकत थी, जो नौ स्वाधीन हो रहे भारत के पास, उसकी तो कोई तुलना नहीं हो सकती थी किसी राजे रजवाड़े से। तो ये एक इनडायरेक्ट जो एक पिक्चर पेश की गई, बिना बताए या बिना सरदार पटेल को पता नहीं उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया था कि नहीं लिया गया था, लेकिन उनका डर कहीं ना कहीं महाराजा हनुमंत सिंह के दिमाग में डाला गया कि वो बहुत खफा हैं, लेकिन हम लोग उनको मना लेंगे। अगर आप तैयार हो जाते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरफ से हम आपको आश्वासन देते हैं कि आपके साथ कोई ज्यादती नहीं की जाएगी, और आपको रियायतें भी हम दिलवा लेंगे। बहुत सारी रियायतें आपको ऐसी दिलवाएंगे जो मतलब आमतौर पे नहीं मानी जा रही हैं किसी और राजे रजवाड़े की, तो आप मान लीजिए। और अल्टीमेटली महाराजा जो हनुमंत सिंह थे, उन्होंने इस पर सहमति दे दी। और ये जो मैं बात कर रहा था आपको कुछ देर पहले आबादी की, तो 1931 की जो जनगणना थी उसमें उसकी आबादी जो जोधपुर राज की थी वो 21,25,000 थी। तो जाहिर है 1947 में ये तो काफ़ी बढ़ गई होगी, हो सकता है कि ये 22 लाख हो, 23 लाख हो, जो भी हो, मतलब, लेकिन ये है कि आबादी बढ़ी थी। तो इस तरह से
ये जो साइन कर दिया उन्होंने, महाराजा हनवंत सिंह ने भारत में विलय के प्रस्ताव को। और इस तरह से लेट लतीफ़ जो प्रस्ताव पर साइन करने वाले थे, 5 जो राज, उनमें एक ये भी थे। लेकिन इस राज को मिलाने के लिए भारत को किसी भी तरह से सैन्य ताकत का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा, जैसा कि और जगहों पर करना पड़ा था, खासकर हैदराबाद में और कश्मीर में भी अंततः सेना गई। हालांकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होने के साथ ये घटना दर्ज हुई है, क्योंकि वहां पर अटैक हो गया था, पाकिस्तान के जो घुसपैठिए थे उनकी तरफ से अटैक हो गया था। तो लिबरेट कराना उनसे, जिन हिस्सों में वो आ गए थे वहां से लिबरेट कराना, और प्लस वो कश्मीर के राजधानी की तरफ न बढ़ जाएं, जो पाकिस्तानी घुसपैठिए थे कबीलाई के वेश में, जो आदिवासी वहाँ के ट्राइबल जो हैं उसके वेश में, तो उनको रोकने के लिए ये किया गया था। तो सेना इसलिए वहाँ गई थी। और फिर बाद में सेना तो जानी ही थी, क्योंकि कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग बन गया था, तो ऐसे में जानी ही थी। तो ये घटना जो है जो 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 जोधपुर की जो मैं बता रहा हूँ, वो इस तरह से भारत में उसका विलय हुआ। तो बहुत दिलचस्प कहानी है। और दोस्तों, जो मेहरानगढ़ किला है, मेहरानगढ़ किला मतलब राजसी भव्यता का एक एक सबूत है, जो आज भी 565 वर्ष पुराना माना जाता है, संभवतः 565 वर्ष पुराना। लेकिन क्या भव्यता उसकी है। एक अरावली की ऊंची जो चट्टानें हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, उन पर वो बना हुआ है। और आज भी उसमें जो उसका रखरखाव है, उसका कामकाज है, उसका एक ट्रस्ट, जो मुझे लगता है कि जोधपुर जो महाराज हैं उनके इर्द गिर्द के लोग ही उसको संभालते हैं। और ये ट्रस्ट जो है राजा महाराजा वहाँ के जो राजा का है, उन्हीं उन्हीं की देख रेख में है। इसी तरह से जो उमेद सिंह पैलेस है, जो हरवंत सिंह साहब के पिता थे महाराजा उमेद सिंह, वो सारा का सारा जो वो संपत्ति है उनके पास है। वो भी कहीं ट्रस्ट है, कहीं म्यूजियम है, कहीं होटल भी खुला हुआ है 5 स्टार। और इस तरह से बहुत आलिशान होटल है, बहुत संपत्तियां उनके पास बहुत हैं। और मुझे लगता है कि जो जो रियायत की बात की गई थी उस समय, हो सकता है कि रियायतों में ये सब बहुत सारी चीज़ें उनको उनको फ़ायदा इसका मिला हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि बहुत सारे और जो पुराने ज़माने के किले थे उनको सरकार ने डायरेक्टली टेक ओवर किया, लेकिन जोधपुर में ऐसा नहीं हुआ। तो और भी बहुत सारे ऐसी ऐसी जगह हो सकती हैं। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जोधपुर के भारत में विलय की जो कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है। और ये इस धारणा को भी तोड़ती है कि केवल मुस्लिम जो शासक थे केवल वही रेजिस्टेंस था, और जो जहाँ हिंदू शासक थे वहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं था। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जोधपुर उसका उदाहरण है, कश्मीर उसका उदाहरण है। कश्मीर के महाराजा भी हरि सिंह थे, और जोधपुर के महाराजा भी हनुमंत सिंह थे। तो ऐसा नहीं है कि केवल नवाबों ने रजिस्ट किया कि हम भारत में नहीं मिलेंगे, बाकायदा हिंदू राजाओं ने भी ये काम किया था। और दिलचस्प एक और कहानी बताऊं कि कश्मीर की तरह मैंने अभी महसूस किया इस यात्रा में भी और लोगों से भी बातचीत करके, कि जो बहुत सारी हिंदुत्ववादी किस्म की शक्तियां थीं लोकल लेवल पर, जैसे कश्मीर में था, तो वे भी राजा को बैक करती थीं, राजा को बैक करती थीं कि भाई ठीक है, आप स्वतंत्र रहेंगे तो हम आपके साथ ही हैं, हम महाराज राजा के दरबार को बनाए रखना चाहते हैं। ये स्थिति भी थी। तो ये कंजर्वेटिव किस्म के जो हिंदुत्ववादी शक्तियां थीं, बहुत सारे संगठन थे, वो लोग उनके साथ होते थे, महाराजा के साथ थे वहाँ पे। कश्मीर में भी देखा गया। तो दोस्तों, ये कहानी मैंने सोचा कि आपको 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर ये बताऊं, और इस तरह से कैसे मिलाया राज्यों को, कैसे जो 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 शाही घराने थे, जो 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 इस तरह के राज महाराज थे, उनको कैसे भारत राष्ट्र संघ में मिलाया गया, हमारे गणराज्य का हिस्सा बनाया गया। ये बहुत ही जबरदस्त कहानी है। और ये किसी किसी यूं कहा जाए दिमागी युद्ध से कम नहीं है। यह इस युद्ध में हर जगह इस्तेमाल तो नहीं हुआ सेना फौज वगैरह का, लेकिन एक दिमागी लड़ाई लड़ी गई, एक बहुत जबरदस्त कूटनीति का इस्तेमाल किया गया। और राजनीतिक कौशल से कैसे सरदार पटेल ने, वीपी मेनन ने, नेहरू की अगुवाई में भारत नाम के इस राष्ट्र राज्य का गठन किया और इस देश को आगे बढ़ाने की कोशिश शुरू हुई। इसलिए हंसी आती है जब आज लोग नेहरू के रोल पर, पटेल के रोल पर और वीपी मेनन के रोल पर और पूरे देश के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, महात्मा गांधी की अगुवाई में जिन्होंने लड़ाई लड़ी, जब उन पर कटाक्ष करते हैं और एक वाहियात किस्म की टिप्पणियां उनके बहुत सारे समर्थक करते हैं। कई बार तो संसद के अंदर ऐसी टिप्पणियां की गई हैं और कई बार सड़कों पर बाहर भी की गई हैं।
तो हंसी आती है। ये समझ में नहीं आता कि इनको मालूम नहीं है इतिहास भारत का कैसा है, कैसे बना है भारत। तो दोस्तों, आज इतना ही। आपको आज़ादी मुबारक हो। इस आज़ादी को अक्षुण्ण रखने के लिए हम सबको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि स्वतंत्रता के साथ मानवाधिकार जुड़ा है और हमारा आपका निजी अधिकार भी। देश को मजबूत बनाइए, इसकी आज़ादी को अक्षुण्ण रखिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।